नमस्कार। आज के सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो रिमझिम पाठ्यपुस्तक है कक्षा 1 के बच्चों के लिए, उनमें जो विषय वस्तु शामिल है उन्हें लेकर के बच्चों के साथ कैसे कक्षा शिक्षण किया जाए, उसके लिए जो पाठ योजना तैयार करनी थी उस पर हमने आपसे चर्चा की। उसी क्रम में आज हम पाठ्यपुस्तक में शामिल जो अभ्यास प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे कि किसी भी पाठ्यपुस्तक में अभ्यास प्रश्नों को क्यों शामिल किया जाता है, अभ्यास प्रश्नों का क्या योगदान होता है उस विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाने में, वो किस प्रकार से भाषाई दक्षता के साथ साथ बच्चों में अन्य क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। तो आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि अभ्यास प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है। यदि अभ्यास प्रश्नों के उद्देश्य पर बातचीत की जाए तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि अभ्यास प्रश्नों की मदद से हम जो पाठ से संबंधित विषय वस्तु है उसको और बेहतर बनाने के लिए या बच्चों में उसकी समझ विकसित करने के लिए हम अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हैं। यदि रिमझिम पाठ्यपुस्तक की बातचीत की जाए जो विशेष रूप से भाषा के लिए तैयार की गई है, तो यह पाठ्यपुस्तक बच्चों में भाषाई दक्षता विकास के लिए भी कार्य करती है। इसमें अभ्यास प्रश्नों की मदद से भाषाई दक्षता को विकसित करने की बात की गई है। एक और उद्देश्य अभ्यास प्रश्नों का कि अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हम जो पाठ की विषय वस्तु है उसको और हम रोचक बना लेते हैं। कई तरीके की गतिविधियां हम अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से शामिल करते हैं, जिनमें व्याकरणिक पक्ष भी होते हैं, खेल भी होते हैं, कुछ करने को होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों को जब हम अभ्यास प्रश्नों में शामिल करते हैं जो पाठ की विषय वस्तु के आधार पर होती है, तो हमारा जो अभ्यास प्रश्न का उद्देश्य है वो पूर्ण होता दिखता है। ठीक इसी प्रकार अभ्यास प्रश्नों के ही माध्यम से विषय वस्तु को लेकर के जब हम बच्चों से बातचीत कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो अवसर मिलता ही है, साथ में अभ्यास प्रश्न भी जो वहां पर शामिल किए गए हैं वे भी यह अवसर देते हैं बच्चों को कि वे तर्क, चिंतन और जो उनका पूर्व ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पर वहां जो कार्यों की अपेक्षा की गई है वो उसको संपादित करें, वो उसको पूरा करें और शिक्षक उनकी मदद करें। ठीक इसी प्रकार जो पाठ की विषय वस्तु है उसके आधार पर उस विषय वस्तु को विस्तार देना और साथ ही और बेहतर समझ विकसित करने के लिए बच्चों ने जो कुछ सीखा उसका मूल्यांकन करने के लिए
भी अभ्यास प्रश्नों की आवश्यकता होती है। और जब बच्चे अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से जो कार्य उन्हें दिए जाते हैं, जब उनको वो लिख करके व्यक्त करते हैं, लिखित कार्य करते हैं, तो साथ ही साथ उनका लेखन कौशल भी विकसित होता है। यहां पर आज हम सभी को एक बात और जानना जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये दो मुद्दे, दो चीजें आपके साथ साझा की जा रही हैं। पहला है BICS, इसे हम बिस्क भी कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। कल आपके बीच से एक प्रश्न आया था। यह कहा गया था कि जो बच्चे शून्य हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनके साथ कैसे पठन का कार्य किया जाए, या उनको कैसे बताया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। ये जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, यह हर बच्चे के पास होता है जब वो विद्यालय में प्रवेश लेता है। ये है क्या? ये वो भाषा की बात की जा रही है जो वो अपने घर में प्रयोग करता है और जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेट करता है, अपनी बातों को संप्रेषित करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये स्किल उसके पास होती है। वहां पर शून्य जैसी कोई भी बात नहीं है। यदि भाषाई दक्षता को देखा जाए तो एक बच्चा जो हमारे विद्यालय में कक्षा 1 में, नर्सरी में, प्री नर्सरी में, LKG में प्रवेश ले रहा है, वो अपनी बात को पूरी तरीके से और व्याकरण सम्मत तरीके से बातचीत करता है। वो कहता है, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यदि खड़ी भाषा में बोल रहा है, और क्षेत्रीय भाषा में भी कहता है तो कहता है, वो अपनी बात पूरी कहता है। मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी आज मेरे दोस्त से मुझे मिलना है, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, आज मेरे दोस्त ने कहा है हम आएंगे तो आपस में एक खेल खेलेंगे। यहां देखिए वो पूरी बात कह रहा है, उसके पास वाक्य संरचना की भी समझ है, उसको विराम चिन्हों की भी जानकारी है, मौखिक रूप में वो पूरी बात कह पा रहा है, शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। तो यदि हम यह समझ रहे हैं कि हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चे शून्य हैं भाषा के क्षेत्र में, तो यह सर्वथा शायद हम कह पाए गलत है। गलत तो नहीं कहना चाहिए, शायद हमारी यह धारणा अभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास एक बहुत समृद्ध भंडार होता है अपनी भाषा का। हमारी क्या अपेक्षा होती है? हमारी यह अपेक्षा होती है कि बच्चों को काल तक पहुंचाया जाए। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये एकेडमिक लैंग्वेज का तात्पर्य हमारी जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो जिस भाषा में लिखी हुई हैं, जो शब्दावलियां वहां प्रयोग की गई हैं, अब उससे बच्चा कैसे इंटरेक्ट करे, कैसे अंतःक्रिया करे, हमको वहां तक पहुंचाना है, जिसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो वर्णों की पहचान हो, अक्षरों की पहचान हो, शब्दों की पहचान हो, उनको बोलना हो, वाक्यों को पढ़ना हो, अर्थ ग्रहण करना हो, लिखित रूप से उसको संप्रेषित करना हो, मौखिक रूप से संप्रेषित करना हो, अपनी समझ के अनुसार प्रतिक्रिया देना हो, इत्यादि इत्यादि बातें। और वहां पर जहां कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की हम बात करते हैं और बच्चों को वहां तक उनको प्रोफिशिएंट करने की बात करते हैं, तब हमको उनके साथ मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना होता है। और इसमें अभ्यास प्रश्न बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि जब बच्चों से हम अभ्यास प्रश्न के माध्यम से समझ विकसित का कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं या अग्रसर होते हैं, तो वहां यह अपेक्षा होती है कि उस वर्कशीट में या उस किताब में या जो कार्य दिया गया है वो बच्चे उसको मानक भाषा में लिखें। और जबकि उसके पास, उन बच्चों के पास एक समृद्ध भंडार है बिस्क का, जिसमें वो मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो बिस्क से कैल्प तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हमको उनको तय करा रहा है। और इसमें अभ्यास प्रश्नों की एक बहुत महती भूमिका होती है। ठीक इसी प्रकार
हमें अभ्यास प्रश्नों को लेकर के जब हम बच्चों के बीच में हैं तो हमें दो चीजों का और ध्यान रखना है। एक है जिसे हम कहते हैं ICQs, इंस्ट्रक्शंस चेकिंग क्वेश्चंस। आइए इनके बारे में जानते हैं। विशेष रूप से जब हम कक्षा 1 के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, वे बच्चे जो लगभग 6 वर्ष आयु वर्ग के हैं वो, और कक्षा कक्ष में हैं, शिक्षक अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से उनसे उनका आकलन करना चाहता है, समझ का, या जो पाठ की विषय वस्तु है उसका विस्तार चाहता है, या उसको उनकी समझ को और समृद्ध करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे उनके साथ कार्य करें? तो यहां पर बहुत जरूरी है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दें, जो भी हम बच्चों को निर्देश दें कुछ भी करने के लिए, तो हम उसको चेक करें एक बार, और उसके लिए हमें प्रश्न करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कोई कार्य बच्चों को दिया, किसी पाठ विशेष में या किसी पृष्ठ पर कोई कार्य लिखा हुआ है जो आप चाहते हैं कि बच्चों के माध्यम से इसको पूरा कराया जाए। आपने एक बार निर्देश दिया, बच्चे छोटे हैं, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने उसको दूसरे तरीके से सुन लिया। अब जब कार्य का संपादन होगा तो आप देखेंगे हर बच्चे अलग अलग तरीके से कार्य कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, अब हमें इन्हें पुनः दोबारा बताने की आवश्यकता है, और आपका कुछ समय उसमें व्यय हो गया। तो इससे बेहतर है कि शुरुआत में ही जब हम बच्चों को कोई निर्देश दें तो फिर आप उसको चेक कर लें, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस। आप उस इंस्ट्रक्शन को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछिए। आपको क्या करना है, कौन सा पृष्ठ हम सब लोग खोलेंगे, उसमें जो चित्र दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, रंग भरना है या कुछ लिखना भी है। जैसे जब आप चेकिंग क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे और बच्चे कहेंगे सर जी, मैडम जी, हमको ये करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो निर्देश मैंने दिया है वो स्पष्ट तरीके से बच्चों तक पहुंच गया है। अब आप कहिए ठीक है, तो फिर आप इसके अनुसार कार्य शुरू कीजिए। और ये बहुत जरूरी होता है अपने बच्चों से कक्षा कक्ष में कि जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश हम दे रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए और बच्चों तक उसी रूप में पहुंचना चाहिए जिस रूप में हम उनको साझा कर रहे हैं। एक और चीज है, जब आप अभ्यास प्रश्नों को बच्चों के साथ हल कर रहे हैं, उनके कार्यों को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात कही जाती है, प्रशंसा की संस्कृति। इसको अपनाने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से छोटे बच्चों के साथ। एक शिक्षक बच्चों के साथ रिजेक्शन मेथड में कभी भी सफल नहीं हो सकता। बच्चों ने जो भी कार्य किया है उसके लिए उनको पुनर्बलन चाहिए, उनको एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि चाहिए। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि जब हम बच्चों के साथ अभ्यास कार्य करा रहे हैं, तो जब बच्चों ने कुछ कार्य करके शिक्षक के सामने रखा, जिसको हम कहते हैं गलत है, सही है, या जो भी स्थितियां हैं, थोड़ा सा उसने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन एक शिक्षक को हर एक बच्चे के साथ पहले कनेक्ट होने की आवश्यकता है, जो जिसको हम कह रहे हैं CDC फॉर्मेट। ये CDC फॉर्मेट हर क्षेत्र में, कक्षा कक्ष में ही नहीं, ये समाज में, हमारे परिवार में, लोगों के बीच, कार्यालय में, हर जगह यह फॉर्मेट जो है कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, अधिगम को बेहतर बनाने में मदद करता है, और संबंधों को, जैसे कि बच्चों के बीच में और शिक्षक के बीच में एक जो मित्रवत संबंध होता है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। तो शिक्षक से यह अपेक्षा होती है कि बच्चे जब अभ्यास कार्य को करके और शिक्षक के सामने रखें, शिक्षक उसका अवलोकन करें, तो पहले वो कनेक्ट हों। कनेक्ट होने का तात्पर्य, पहले वो बच्चों को एप्रिसिएट करें उनके प्रयासों के लिए, जो भी उन्होंने प्रयास किया है। सही और गलत की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात यह है कि जो कुछ भी उन्होंने करके और आपके सामने रखा, शिक्षक के सामने रखा कि सर ये देखिए मैंने किया है, मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, तो वहां पर आपको सबसे पहले कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने का तात्पर्य आप उनको एप्रिसिएट करें, उनके प्रयासों को, और फिर चूंकि आपको शिक्षक के रूप में उनके कार्यों का संशोधन भी करना है,
जो छोटी मोटी बच्चे गलतियां कर रहे हैं उनको भी आपको ठीक करना है, तो फिर आप वहां पर डिस्कनेक्ट होइए और फिर बात आप कर सकते हैं कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, अगर आप इसको ऐसे बना दें, इसका आकार ऐसे बना दें तो और बेहतर हो सकता है, यहाँ पर जो आपने मात्रा लगाई है इसको और इस तरीके से लगाया जा सकता है, ये वाला तरीका शायद सही है। तो इस तरीके से आप डिस्कनेक्ट हो गए और अपनी बात आपने कर दिया। बच्चों को भी लगा कि हमारे सर ने हमारे कामों को अप्रिशिएट किया, हमारी मैडम ने हमारे कार्यों को अप्रिशिएट किया, और फिर वो उन्होंने जो संशोधन किया उसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। और अंत में फिर आप जब उसको कहते हैं कि बेटा अब जाओ एक काम और दे रहा हूं, इसको भी करके लाओ, तो फिर आपको कनेक्ट होने की आवश्यकता है। फिर आपने जो उसके कार्यों को अभी तक देखा और बातचीत किया, फिर उसको कार्यों को अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा तुमने प्रयास किया बेटा, और तुम कर सकते हो, अब इस बार करो, देखो मैंने जो बताया इसका ध्यान रखना और फिर से करके लाओ। तो फिर अंत में फिर कनेक्ट होइए। और जब इस तरीके से आप एक बच्चे से वार्तालाप करेंगे, उनके अभ्यास कार्यों को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के, जो भी वो कक्ष में कर रहे हैं, विद्यालय प्रांगण में कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप बच्चों के साथ अभ्यास कार्यों को बड़ी सफलता से पूरा भी कर रहे हैं, बच्चे उन अभ्यास कार्यों को कर भी रहे हैं और उनकी समझ लगातार विकसित भी हो रही है। आपके बीच से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे एक प्रश्न आया है बहराइच से, शायद कल भी यह प्रश्न उठा था। एक बात मैं इन प्रश्नों को लेने से पहले आपसे साझा करना चाहता हूं। कल आप में से एक मिर्जापुर से प्रतिभागी ने लिखा था कि सर आप हमारे प्रश्न नहीं ले रहे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि लगभग 3500 आप जैसे मास्टर ट्रेनर्स इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम सब एक साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और 1 घंटे का हमारा सत्र है, 10:30 से 11:30, तो इसमें सभी के प्रश्नों को लेना थोड़ा संभव नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उन प्रश्नों को ले लिया जाए जो सर्वाधिक आ रहे हैं। तो एक प्रश्न आपके बीच से आया है, तथा और एवं में अंतर कैसे करें। और तथा और एवं जो शब्द हैं ये तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द हैं और ये एक जैसे ही हैं, और तीनों जब हम मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो तीनों को हम जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि यहां पर प्रयोग करना उचित है। ये एक तरीके से इनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बिस्क, जालौन और बिजनौर से एक प्रश्न आया है कि बिस्क और कैल को विस्तार से समझाने की कृपा करें। सर समय का थोड़ा अभाव है, फिर भी आपका अनुरोध है तो इसको मैं इस प्रकार से कह पा रहा हूं कि बिस्क और कैल्प के ऊपर संत कबीर नगर, गोरखपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और बरेली से भी प्रश्न है। तो हम लोग इतना समझ लें कि बिस्क जो है वो, इसको हम कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक, जो बेसिक फंडामेंटल है। फंडामेंटल बच्चे को कहां से मिला है? जब बच्चा घर में पैदा हो रहा है तो तब शुरुआती दौर में वो माता के साथ अंतर्क्रिया कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को रख रहा है, किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, मम कह रहा है, माँ कह रहा है, पापा कह रहा है, कुछ इस प्रकार के शब्दों को वो प्रयोग कर रहा है और धीरे धीरे अपने घर की आवश्यकताओं को अपने शब्दों में वो व्यक्त कर रहा है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मतलब जब दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो वो दो लोग घर में कौन है? माता है, पिता है, उनके भाई बहन हैं, घर के सदस्य हैं, परिवेश में लोग हैं, आसपास समाज में लोग हैं। तो वो स्किल उसके पास है, ये क्षमता हर बच्चे के पास है। अगर वो गूंगा नहीं है तो, अगर वो बोलने में असमर्थ नहीं है तो वो अपनी बातें कह रहा, तो ये स्किल उसके पास है, जिसे हम कह रहे हैं कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब इस स्किल से उसको कहां पहुंचाना है? हमको पहुंचाना है क्लासरूम में, जो टेक्स्ट बुक की भाषा है, जो मानक भाषा जिसको हम कह रहे हैं। हर राज्यों की अलग हो सकती है। अगर बंगाल में हम हैं तो वहां पर बांग्ला में किताब लिखी गई। तो अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से जाता है, बंगाल में एडमिशन लेता है, तो उसके पास अपने घर की भोजपुरी है। बनारस से एक बच्चा, उसके पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है बंगाल में, तो वहां के स्कूलों में जब बच्चा प्रवेश लेगा तो उसके पास घर में भोजपुरी भाषा का एक समृद्ध ज्ञान है। अब उस भाषा से उसको बंगाली, जो उसकी किताब की भाषा है, जब वहां पर बंगाल के कलकत्ता के किसी प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़ रहा है तो वहां की जो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज है वो बांग्ला है। अब उस प्रोफिशिएंसी तक तक पहुंचना है। तो ये दो शब्द जो हम प्रयोग करते हैं और इसके लिए शिक्षक प्रयास करता है।
इसमें पाठ की विषय वस्तु और अभ्यास कार्य दोनों मदद करते हैं। तो ये दो चीजें हैं और हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमको बच्चों को बिस्क से कैल्प तक पहुंचाना है। ठीक, तो ये प्रश्न जो आपके बीच से आया था संभवतः आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको लेकर के थोड़ी बातचीत करते हैं। यदि आप पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर देखें, ध्यान दें, तो यहां पर अपेक्षा की गई है कि मेरा नाम और खाली स्थान है, मेरे शिक्षक शिक्षिका का नाम और फिर खाली स्थान है, और उन चीजों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में है। जैसे एक बैग का चित्र दिया गया है। अब पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहां क्या मिला क्या नहीं मिला, फिर इस पर बातचीत की गई है। अब 3 तरह के कार्य यहां देखिए दिए गए हैं और जो स्कूल की तैयारी 90 दिनों का, जिस पर हम लोगों ने द्वितीय और तृतीय सत्र में चर्चा किया था, जब आप वहां पर देखेंगे तो शुरुआती दौर में हम यह मानकर चल रहे हैं, हमने यह भी चर्चा आपसे किया था कि कक्षा 1 में जो बच्चे प्रवेश लेंगे उनकी स्थितियां भिन्न भिन्न होंगी, वो भिन्न भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से हमारे विद्यालयों में होंगे, वो भिन्न भिन्न क्षमताओं को ग्रहण किए हुए होंगे, वो विभिन्न स्तरों पर होंगे। जैसे कि कुछ एक के पास आंगनबाड़ी का अनुभव होगा, कुछ एक के पास घर में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव होगा, कुछ एक किसी भी अनुभव के साथ नहीं होंगे, एकदम वो जिन्हें हम कह सकते हैं कि एकदम बेसिक स्तर पर होंगे। वो बच्चे जब हमारे पास होंगे तो शुरुआती दौर में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन यह तो अपेक्षा कर सकते हैं कि उन चीजों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में है। आप उन्हें चित्र बना कुछ लाइनें खींचने के लिए या कल्पना के आधार पे कुछ ड्रॉ करने के लिए तो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां पर उन चीजों को लेकर के बातचीत की गई है और स्कूल की तैयारी के शुरुआती दिनों में इस पर बातचीत नहीं की गई है। यह कुछ दिनों के बाद है, जब यह माना जा रहा है कि बच्चे अब यह कर पाएंगे, तब उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो इन अभ्यास प्रश्नों पे अपनी प्रतिक्रिया दें, लिखित और मौखिक रूप से। ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखिए वर्णों की ध्वनियों को लेकर के कार्य किया जा रहा है। नाम के आधार पर जैसे कहा जा रहा है न की टोली, तो न की टोली का मतलब उन बच्चों की बात की जा रही है जिनके नाम में न ध्वनि आ रही है और उनको मिलाने की बातचीत की जा रही है। यह भी एक तरह से मौखिक गतिविधियां हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहां पर बच्चों की जो रचनात्मकता है, उनकी जो कल्पना है, उसको लेकर के जो अंगुली की जो छाप है उसकी मदद से विभिन्न आकृतियों को बनाने का अवसर दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार, और आप एक बात और देख रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, आप में से ये प्रतिक्रिया भी आई थी कि आपने किताबों का अध्ययन बहुत बेहतर किया है, सारे वर्णों को आपने ट्रेस किया, वो बातें निकल के आ गई कि वहां पर 50 वर्णों को शामिल किया गया है, 2 को नहीं शामिल किया गया है जो अयोग वहां है। ये सारी बातें आपके बीच से आ चुकी हैं। आप देखिए यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि अपने अंगूठे की छाप से कुछ और बनाओ। अब यहाँ पहले तो 8 चिड़िया, कठपुतली, गठरी और अनार बनाने की बात की जा रही है जो कि निर्देशन के तहत है, और फिर एक स्वतंत्र कार्य है कि आपको जो भी अच्छा लगे आप बनाइए। तो दोनों तरह का अवसर बच्चों को दिया जा रहा है इस अभ्यास प्रश्न के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखिए केवल लाइन खींचना है, मिलाना है। जैसा बच्चे पढ़ पा रहे हैं और जो चित्र देख पा रहे हैं, ये शब्द पहचान की गतिविधि है, ये चित्र पहचान की गतिविधि है। खाली स्थान भरने की बात है और खाली स्थान भरने के माध्यम से भी बच्चों में जो तर्क की क्षमता है उसको विकसित करने की बातचीत की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से आप आगे देखें, जब ये बच्चों से पूछा जा रहा है कि किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो, अब यहां पर कल्पना करने की भी बात है, अनुभव की भी बात है, और उसके आधार पर बच्चों से प्रतिक्रिया लेने की बात है और उनके विचार कि मुझे
अमुक झूले पर झूलने में मजा आता है या इस पर डर लगता है, और इस पर जब मैं झूलता हूं तो मुझे डांट भी पड़ती है, हो सकता है जब बच्चे स्कूल के फाटक पर झूल रहे हो तो उन्हें डांट पड़ती हो। अब इस तरह की प्रतिक्रिया लेने की बातचीत की जा रही है जब बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह पा रहे हों। आपके बीच से जौनपुर से एक प्रश्न आया है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, उसे स्पष्ट करें। और इस प्रश्न को मैं इसलिए ले लिया, मैं समझता हूं कि इस पर 2 मिनट की चर्चा करना आवश्यक है। भाषा शिक्षक के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि उसे इस प्रकार की समझ हो। यदि वर्ण और अक्षर के बीच के अंतर को कहा जाए तो एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। आपने देखा होगा वर्णमाला में वर्णों को शामिल किया गया है, वहां 52 वर्णों की बातचीत की गई है, और ये 52 वर्ण जो आप वहां पर देख पा रहे हैं, जिनमें कि स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अयोगवाह, उत्क्षिप्त वर्ण शामिल हैं, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। और जब इन्हीं वर्णों को बिना स्वर की सहायता से लिखा जाता है, अर्थात जब आपने देखा होगा क में हलंत लगा हो, ख में हलंत लगा हो, ग में हलंत लगा हो, तो वो स्थिति जो होती है वो वास्तविक वर्ण की होती है। वर्ण की यदि परिभाषा पर बातचीत करें तो जब हम बिना स्वर के उसे लिखते हैं तब उन्हें हम वर्ण कहते हैं, और जब स्वर के साथ लिखते हैं तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो वर्णमाला में जो स्वरूप आप लिखा हुआ देखते हैं वे व्यंजन है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि क, ख, ग, घ, अंग जो वर्णमाला में लिखा हुआ है, इन्हें हम व्यंजन कह के संबोधित करते हैं, व्यंजन। और जब ये हलंत के साथ लिखे जाते हैं जिसमें कि स्वर शामिल नहीं होता है, जैसे क बोल रहे हैं तो क में क वर्ण और अ स्वर शामिल है, और दोनों मिलकर के क है, और फिर उसको हम कह रहे हैं कि ये व्यंजन है। संभवतः स्पष्ट हो गया होगा व्यंजन क्या है और वर्ण क्या है। अब आइए बातचीत करते हैं अक्षरों पर। तो अक्षरों की यदि परिभाषा की बातचीत की जाए तो आपको यह पाठ्यपुस्तकों में, साहित्यों में लिखा हुआ मिलेगा कि अक्षर वे समस्त स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर जब अक्षर की परिभाषा को संदर्भित करने की बातचीत की जा रही है तो ये मौखिक रूप से बोलने वाली ध्वनि को लेकर के बातचीत की जा रही है, क्योंकि क को हम जब तोड़ करके लिख रहे हैं तो उसमें क को हलंत के साथ लिख रहे हैं प्लस धन लगा करके और लिख रहे हैं, मतलब कि हम उस वर्ण को और स्वर को मिला करके व्यंजन के स्वरूप में लिख रहे हैं, वो लिपिबद्ध कर रहे हैं, वहां पर उसको ऐसे समझा जा रहा है। लेकिन जब अक्षर की बात आती है तो यह बोलने के अंतर्गत स्वतंत्र ध्वनियों की जब हम बात करते हैं, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप 12 खड़ी में जो ध्वनियां हैं, क, मैं सारी ध्वनियों को ले रहा हूं एक लाइन से, क वर्ग की, क को ही ले लेता हूं, क, का, की, कु, के, कै, को, कं, क। अब ये जो ध्वनि का उच्चारण किया मैंने, क्या आप इसे तोड़ करके बोल सकते हैं? क्या इन्हें 2 भागों में करके बोल सकते हैं? संभवतः नहीं। तो ये सारे अक्षर हैं, अंग्रेजी में इन्हें ही सिलेबल कहते हैं। जैसे यू, YOU, यू में आप देखिए 2 वॉवेल है, ओ और यू, और एक ही झटके में बोला जाएगा।
यू, आप इसको यू करके तो बोल नहीं सकते, तो यहां पर एक सिलेबल है यू में। ठीक इसी प्रकार से मैं बोलूं का की, तो काकी में दो अक्षर हैं, एक ध्वनि है का और एक ध्वनि है की, और इसको मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा का की। तो ये दो ध्वनियां जो आई ये दो अक्षर हैं। यहां तक कि ज्यों, त्यों, क्यों जैसी जो ध्वनियां आ रही हैं, इनको लिखने में आप आधा ज या पे ओ की मात्रा और अनुस्वार लगाएंगे, किंतु यदि अक्षर की बात आएगी तो ये एक अक्षर है, ज्यों, त्यों, क्यों। संभवतः अब स्पष्ट हो गया होगा। और क, ख, ग, घ ये भी अक्षर में आते हैं। तो अक्षर का जो समूह है वो बहुत बड़ा है, जिसमें समस्त ध्वनियां शामिल हैं। बाराखड़ी की भी ध्वनियां है, ज्यों, त्यों, क्यों जैसी भी ध्वनियां हैं, और वर्णमाला में जो वर्ण शामिल उनकी भी ध्वनियां हैं। ये सब अक्षर हैं। संभवतः मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा। एक और प्रश्न आया जौनपुर से कि बच्चे को मातृभाषा से मानक भाषा की तरफ कैसे ले जाया जाए। इस पर हमने पहले के सत्र में भी बातचीत किया है, और यह बहुत सहज तरीके से एक शिक्षक कर पाता है जब शुरुआती दौर में वो बच्चों को उनके अनुभव के बारे में, जैसा हमने कहा, हम लोगों ने जो स्कूल की तैयारी में कहा है कि वो शुरुआती दौर में उनसे परिवेश से संबंधित और बाकी संदर्भित स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत की जाएगी। तो वहां पर शुरुआती दौर में बच्चे अपनी मातृभाषा में ही बातचीत करेंगे, अपने घर की भाषा में ही बातचीत करेंगे, और शिक्षक उनको ध्यानपूर्वक सुनेगा, उस पर प्रतिक्रिया देगा। किंतु धीरे धीरे जब शिक्षक, भाषा सीखते कैसे हैं, भाषा हम तो ज्यादातर अनुकरण से सीखते हैं। कहा जाता है ना, लैंग्वेज इज बीइंग कॉट, इट इज नॉट बीइंग टॉट। हम एक दूसरे से पिकअप करते हैं, हम इसको पढ़ा करके नहीं सिखा सकते। उस तरीके का एक्सपोजर होता है, उस तरह का माहौल होता है। जिस प्रकार के हम शब्द लगातार सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम बोलना शुरू कर देते हैं, कोई भी भाषा हो। घर में हम अपनी मातृभाषा अपनी माँ से सुन रहे हैं, पिताजी से सुन रहे हैं, भाई बहन से सुन रहे हैं, तो उस तरीके के शब्द हमने पिकअप कर लिए और उसको हमने उसी तरीके से बोलना शुरू कर दिया। और अंग्रेजी का भी यही हाल है। अंग्रेजी के कंडीशन में भी जब हम हमारी कक्ष में हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त, हमारे अगल बगल, हमारे पर्यावरण में, वातावरण में अंग्रेजी में ही बातचीत हो रही है, तो मैं उन्हीं शब्दों को पिकअप करता हूँ, फिर वैसे ही बोलने लगता हूँ। तो वो स्थिति जब है वहां से, और मानक, तो अब शिक्षक कक्ष में जब वार्तालाप कर रहा होता है तो मानक शब्दों का भी प्रयोग करता है। जब हम अभ्यास प्रश्न कराते हैं, जिसपे हम इस सत्र में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ भी मानक शब्द लिखे होते हैं, और अपेक्षा होती है बच्चे से कि वो मानक शब्दों में लिखे। तो धीरे धीरे बच्चे भी उन मानक शब्दों को पिकअप करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, और फिर उनको लिखने भी लगते हैं और उनको बोलने भी लगते हैं। तो एक यात्रा है, ये 1-2 दिन में नहीं तय की जाती है, इसमें समय लगता है। और हमको एक शिक्षक के रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रयास लगातार करते रहना चाहिए कि बच्चे कैसे स्थानीय भाषा से, मातृभाषा से मानक भाषा की ओर अग्रसर हों। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जैसे हमारी आपकी है कि हम मानक भाषा को भी बेहतर बोल पाते हैं और अपनी स्थानीय भाषा को भी बेहतर बोल पाते हैं। और ये निर्भर करता है कि हमारी कितनी आवश्यकता है उस भाषा को प्रयोग करने की, उस पर निर्भर करता है कि बच्चा कितना बेहतर कर पाता है। एक और आया है कि पाठ के ऊपर लाल खानों में कुछ अक्षर दिए गए हैं, ये क्या है? हाँ, इस पर भी चर्चा हो चुकी, पुनः ये प्रश्न आया तो इसको भी हम आपके साथ साझा कर लें। इस पाठ की बहुत सी विशेषताएं हैं, उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे, हमारा एक सत्र इसके लिए है। एक विशेषता यह है कि हर एक पाठ में दाहिनी तरफ या बाईं तरफ आप देखेंगे, ऊपर में लाल जो चौकोर खाने दी गए, इसमें एक वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को शामिल किया गया, कहीं वर्ण है कहीं अक्षर है, या हम ये भी कह सकते हैं अक्षर है, क्योंकि सभी अक्षर हैं। तो जब आप उस पाठ के कंटेंट को देखेंगे, वहां उसकी विषय वस्तु को देखेंगे, तो वहां पर इस ध्वनि को लेकर के कई शब्द शामिल किए गए हैं, और शिक्षक से अपेक्षा की गई है कि जब उस पाठ को लेकर कार्य करे तो उन जो ध्वनि विशेष है या अक्षर विशेष है उनका वो अभ्यास करा ले, उनकी आकृति पर, उनकी ध्वनियों पर, और उनकी ध्वनियों से बनने वाले शब्दों पर। और यह धीरे धीरे यह कार्य होगा, और आप देखेंगे जब आप पाठ के अंत तक पहुंचेंगे तो वर्णमाला में शामिल जितनी भी ध्वनियां हैं, लगभग सारे पर कार्य एक साथ हो पाएगा। तो यह इस बात का ध्यान रखते हुए शिक्षक से अपेक्षा की गई है। हम शिक्षक, सभी शिक्षकों के लिए एक संकेत है कि हम कैसे उसको बच्चों तक ले जाएं।
ललितपुर से एक प्रश्न आया है कि पाठ योजना तैयार करना है या शिक्षण योजना। यह प्रश्न संभवतः कल भी कई लोगों के द्वारा उठाया गया और आप सभी के बीच में इन दोनों शब्दों को लेकर के शायद कुछ भ्रम है। अभी वर्तमान में जो शिक्षक डायरी हम सबको मिली है वहां पर शिक्षण योजना तैयार करने की बातचीत की जा रही है और आप सभी ने बीएड या बीटीसी करने के दौरान पाठ योजनाओं को बनाया था। तो आपके मन में और एक और प्रारूप था जब हम लोगों ने सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के शिक्षक डायरी बनाई थी, तो वहां पर भी एक प्रारूप था। जब हम शिक्षण संकेत और संकेतक और अधिगम संप्राप्ति की को लेकर के बातचीत करें तो वहां भी एक प्रारूप था। तो अलग अलग प्रारूप को लेकर के आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भ्रम की स्थिति है जिसको आप संदर्भित कर रहे हैं कि पाठ योजना या शिक्षण योजना। अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो पाठ योजना को हम कहते हैं लेसन प्लान और शिक्षण योजना को कहते हैं टीचिंग प्लान। तो जो कुछ हमें पढ़ाना है बच्चों को उसके लिए एक योजना हम बनाते हैं और जब किसी पाठ विशेष को लेकर के हम बच्चों के बीच में होते हैं तो जो विषय वस्तु उसमें शामिल होती है हर एक विषय वस्तु को अलग अलग करके पढ़ाते हैं, उसके लिए हम एक योजना बनाते हैं। तो आप इन शब्दों में बहुत ज्यादा उलझे नहीं, आप समझने का प्रयास करें कि जब हमें कक्षा शिक्षण के लिए जाना है वहां पर हमको तैयार होना है तो मुझे कैसे योजना बनानी है। जैसे वर्णमाला का ज्ञान बच्चों को देना है, उनकी समझ विकसित करनी है हमें, तो ये एक दिन में तो संभव नहीं है। तो वहां आपकी कोई शिक्षण योजना होगी कि मैं इस तरीके से बच्चों के साथ वर्णमाला की समझ विकसित करूंगा, किंतु एक दिन में आप 2 वर्णों को लेकर कार्य करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी एक और योजना होगी जिसको आप लेसन प्लान की तरह बनाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। और ठीक इसी तरीके से आप पूरी अपनी जो उनका जो आपका लक्ष्य है उसको आप पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हम पाठ योजना और शिक्षण योजना को देखते हैं। क्या बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाना चाहिए, ऐसा एटा से प्रश्न आया है। सर, कक्षा 1 के बच्चों को कई मंचों से यह निर्देश है, सलाह है, सुझाव है कि गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए और गृह कार्य के रूप में यदि कोई आप कार्य दे भी रहे हैं तो वह इस स्तर का हो जिसे बच्चा स्वयं अपनी क्षमता से कर सके और वो उसके लिए खेल हो, उसके लिए ऐसा ना हो कि एक बोझ हो जिसके आधार पर वो अगले दिन कक्षा से भाग जाए या उसे लगे कि अगर मेरा गृह कार्य पूरा नहीं हुआ है और मैं विद्यालय जाऊंगा तो सर मुझसे पूछेंगे, मैडम मुझसे पूछेंगी, तो फिर मेरी स्थिति थोड़ी विषम होगी, तो वो वहां से अपने आप को दूर कर लें। तो छोटे बच्चों को गृह कार्य करने के लिए और विशेष करके प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गृह कार्य देने के लिए हमको बहुत सतर्क रहना है और यह प्रयास करना है कि जिस परिवेश के बच्चे हमारे विद्यालयों में हैं उनके घर में कोई ट्यूटर नहीं आ रहा है, उनके माँ बाप इतने ज्यादा शिक्षित नहीं है जो अपने बच्चों को प्रतिदिन शाम को बैठकर सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। जो कुछ कक्ष में आपने उनके साथ साझा किया है और आपको लगता है कि इसी को विस्तार देते हुए बच्चे इससे जुड़ा हुआ कार्य घर पे बैठ के कर सकते हैं तो आप उनको उसके लिए कह सकते हैं, अन्यथा आप उससे बचें। और विशेष करके कक्षा 1 के बच्चों को। एक और बहराइच से आई है कि कक्षा में बहुभाषिकता को कैसे नियोजित करें। हाँ सर, ये एक बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं कि चैलेंज होता है शिक्षक के लिए। हमारे आपके विद्यालयों में ऐसी स्थितियां नहीं होंगी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसी स्थितियां होती हैं। ऐसे विद्यालयों में जहां पर कि कई राज्यों के बच्चे, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरी में लोग भिन्न भिन्न प्रांतों के होते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों से होते हैं और उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं तो उनके पास अपनी अपनी मातृभाषा होती है। अब एक ही कक्षा में कई भाषा को बोलने वाले और समझने वाले बच्चे होते हैं। अब शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है कि मैं किस भाषा में बातचीत करूं ताकि सारे बच्चों को मैं संबोधित कर पाऊं। अब शिक्षक अपने स्किल को डेवलप करता है और ये देखता है कि वो विद्यालय किस क्षेत्र विशेष में है, वो क्योंकि वहां के बच्चे ज्यादा होते हैं तो वहां के शब्दों को वो ज्यादा पिकअप करता है और सीखता है स्वयं और उसकी मदद से कक्षा में अपनी बात को कहता है। और जब दूसरे बच्चे या कोई भी बच्चा किसी उसी वस्तु को या उसी संदर्भ को किसी और शब्दों के साथ संबोधित करता है तो वो उसको भी संदर्भित करता है ब्लैक बोर्ड पर या किसी चार्ट पेपर पर या अपने शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करने के दौरान, ताकि वह बच्चा भी अपने आप को सम्मानित महसूस करे कि मेरे भी शब्दों को कक्ष में स्थान दिया गया और साथ ही साथ बाकी बच्चे भी जान पाए कि अच्छा इस वस्तु को या इस चीज को ऐसा भी कहा जाता है। वो कक्षाएं और रोचक होती हैं
तो आप जिस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, यदि आपके विद्यालय में भी ऐसी स्थिति बन रही है जो कई भाषा को बोलने वाले बच्चे आपकी एक ही कक्षा में है, तो आप वहां पर उनको संदर्भित कर सकते हैं। यहां पर देखिए झूले को लेकर के बातचीत की गई है, यहां पर भी बच्चों से अपेक्षा की गई है। अगर आप आगे बढ़े, आप देखें तो यहाँ पर बच्चों से उनका मत जानने का प्रयास किया गया है कि उन्होंने किस पर सवारी की है और किस पर नहीं की है। इस तरह के प्रश्नों में और केवल निशान लगाने की बात की शुरुआती दौर में, केवल सही और गलत का निशान लगाना है, और ये अपेक्षा कक्षा है कि बच्चों से हम कर सकते हैं बड़े आसानी से, और बच्चे इस पर निशान भी लगाएंगे। शिक्षक उनसे वार्तालाप करेगा, जैसा हमने कहा था इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करना है पहले बताएगा और फिर बच्चों से पूछेगा क्या करना है, और फिर अपेक्षा करेगा कि बच्चे करें, और जब करेंगे तो उनको अप्रिशिएट करेगा, और वो अप्रिशिएट उसका सीडीसी फॉर्मेट में होगा, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे बच्चों में समझ विकसित होती जाएगी और वो अभ्यास प्रश्नों से जुड़ते जाएंगे और आगे के कार्यों को वो आपके साथ करते जाएंगे। यहां पर भी आप देखें एक कहानी के सीक्वेंस को और सीक्वेंस में रखने की बातचीत की गई है कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, और कौन कहां, कौन किसके हाथ में है। तो जो चित्रकथा पहले जो बच्चों के साथ साझा किया है उसी के आधार पर इस अभ्यास प्रश्न को विस्तार दिया गया है। यहां पर रंगों को लेकर के बातचीत किया गया है और बच्चों के परिवेश में जो सब्जियां मिलती हैं उनको लेकर के बातचीत किया गया है। तो ऐसे अभ्यास प्रश्नों में बच्चे बहुत ही रोचकता से प्रतिक्रिया भी देंगे और उनको पूरा भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए जो यात्रा के संबंध में बातचीत है, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने हो सकता है यात्रा की हो, और यात्रा किया हो तो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया हो या भाई बहन के साथ किया हो या किसी और के साथ किया हो, तो उनको उसका अनुभव होगा और वो अनुभव वो यहाँ पे साझा करेंगे। जैसे कि रेलगाड़ी से जाएंगे तो क्या टिकट लगेगा, तो स्वयं हो सकता है उन्होंने तो टिकट नहीं खरीदा हो, लेकिन उनको पता होगा या उन्होंने देखा होगा कि हमारे पिताजी ने तो टिकट खरीदा था या टीटी आया था तो उन्होंने टिकट दिखाया था। अब उस अनुभव के आधार पर वो यहां प्रतिक्रिया देगा। टिकट लगेगा तो पैसा भी लगेगा, या हो सकता है कि वो मुफ्त की भी सवारी हो, तो मुफ्त की सवारी के लिए संभवतः भैंस पर बैठने के लिए या उस पर अगर उसने किसी को देखा होगा तो उसके लिए तो वो मुफ्त की सवारी है। तो अब बच्चों की विचार, उनका अनुभव, उसके आधार पर उनसे प्रतिक्रिया लेना है, और ये उनके लिए हाँ नहीं के माध्यम से है। मौखिक रूप से भी करा सकते हैं, आप निशान भी लगवा सकते हैं, टिक भी लगवा सकते हैं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब ये शिक्षक के ऊपर है कि कैसे बच्चों के साथ इस अभ्यास प्रश्न को लेकर वो कनेक्ट करें। ठीक इसी प्रकार से आप यहां देखें, ये एक और रोचक गतिविधि है। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर कुछ और चीज के चित्र बनाओ। तो अब सही जगह का मतलब, पहले बच्चा देखे कि जैसे मूली अगर नीचे है तो उसके बगल में वो अपेक्षा की जाएगी कि गाजर बना दे, सलजम बना दे, आलू बना दे, लहसुन बना दे। अब ये अपेक्षा की जा रही है उससे, जो उसका अनुभव होगा, जो कुछ उसने देखा होगा, जो उसके घर के आसपास होगा, उसके आधार पर वो बनाएगा, वो कल्पना करेगा और अपनी उसको रचना करेगा और शिक्षक को दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब गन्ने की बात की जा रही है तो गन्ना जमीन के ऊपर उग रहा है, तो यदि उसको उसके पास अनुभव है और होगा भी, जो उन्होंने जिन फसलों को जमीन के ऊपर उगता हुआ देखा होगा उसके चित्र वो बगल में बनाएंगे। रचना है, यहां पर भी लेखन की तैयारी से संबंधित कार्य हो रहा है। आपके बीच से जौनपुर से एक और प्रश्न आया, संकेतक क्या है। संकेतक देखिए, इसको हम जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन में कार्य कर रहे थे और वहां पर हम लोगों ने संकेतक को इंडिकेटर के रूप में कहा था अंग्रेजी में कि ये इंडिकेटर्स हैं, और संकेतक एक शिक्षक के लिए हम ये कह सकते हैं कि संकेत देते हैं कक्षा कक्ष में चलने वाली प्रक्रिया को लेकर के, और उस संकेत के आधार पर शिक्षक ये जान पाता है कि मैं अपनी शिक्षण योजना के माध्यम से जो कार्य किया उसमें सफल हुआ या नहीं, या मेरा कार्य पूरा हुआ या नहीं। इसको हम संकेतक के रूप में देखते हैं, एक इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। जैसे यदि मेरी अपेक्षा है कि बच्चे क, म और ल इन 3 ध्वनियों को पहचान ले, और इसको लेकर के मैंने पाठ योजना बनाई, कार्य किया, और यदि संकेतक की बात करें तो ये संकेतक अर्थात मैं क्या देखना चाहता हूं कक्षा कक्ष में अपने कक्षा शिक्षण के बाद,
कि बच्चे जहां कहीं भी क लिखा हो उसको देखते ही बोल दे ये ध्वनि उच्चारित कर दे कि क है। जहां कहीं भी म की आकृति बनी हो उसको देखते ही बच्चे बोल दे सर ये म लिखा है, मैडम ये म लिखा है। और जहां कहीं भी ल लिखा हो उसको देखते ही बच्चे उच्चारित कर दे। अब जैसे ही उनको देखते ही बच्चे उच्चारित करते हैं तो हमें पता चल जाता है ओहो ये संकेतक तो हमने जो निर्धारित किया था, बच्चे यहां तक पहुंच गए तो मेरा ये काम पूरा हुआ। तो उसी को हम कहते हैं इंडिकेटर, संकेतक। एक और प्रश्न लखीमपुर खीरी से आपके बीच से आया है कि स्थानीय भाषा को शिक्षक नहीं समझता तब क्या करे। यह भी एक प्रश्न है और यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है शिक्षकों के लिए, जब उनका ऐसी जगह पर पदस्थापन है जब जहां के वो रहने वाले नहीं है, उस स्थानीय भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब RTE 2009 जो डॉक्यूमेंट हमारे बीच आया तो वहां भी ये कानूनी रूप से इस बात को कहा गया कि जहां तक संभव है शिक्षक स्थानीय भाषा और मातृभाषा में कक्षा शिक्षण करें। और यही बात NEP 2020 ने भी कहा कि शिक्षक स्थानीय भाषा में शिक्षण कार्य करें। और यही नहीं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की कक्षा शिक्षण स्थानीय भाषा में ही होनी चाहिए। अब बात आई कि शिक्षक यदि नहीं जानता है तो नहीं जानता है तो बच्चों के सापेक्ष शिक्षक की उम्र बहुत ज्यादा है और बच्चों के सापेक्ष शिक्षक का अनुभव बहुत अधिक है और बच्चों के सापेक्ष उसे भाषा के शब्दों को ग्राह्य करने की क्षमता भी बेहतर होती है। तो हम सबको भी बच्चों की तरह ही प्रयास करना होगा, उन्हें सीखना होगा, क्योंकि यह हमारे कार्य की आवश्यकता है, ये हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक हम उनके स्थानीय शब्दों को नहीं सीख पा रहे हैं हमें निरंतर प्रयास करना होगा। हो सकता है कि आप पूरी तरह से न बोल पाए, फिर भी जो वार्तालाप कक्षा में हो रही है, जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जैसे बच्चे वाराणसी की बात यदि करें तो यहाँ बच्चे क्लासरूम में बोलते कि पहले की स्थितियां थी कि सर हम खोरी नहीं लाए, सर हमारे पास मिटौना नहीं है। तो अब शिक्षक को समझना होगा कि खोरी का क्या तात्पर्य है, मिटौना ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो जब धीरे धीरे इन शब्दों से बार बार वो रूबरू होगा वो सीख लेगा। अब जानता है शिक्षक बनारस का कि खोरी का मतलब वो कटोरी की बात कर रहा है और मिटौना का मतलब वो इरेजर की बात कर रहा है। तो शिक्षक ने इन बच्चों से सीखा, परिवेश से सीखा, क्योंकि ये आवश्यकता है। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर जो ध्वनि जागरूकता पर जो हम लोग शुरुआत में बातचीत कर रहे हैं स्कूल की तैयारी में, और उसको लेकर के यहां पर पहिया और पहिए की बात की जाई है कि किसमें कितने पहिए। देखिए ये भी एक बच्चों का अनुभव है, जो कुछ भी उन्होंने अपने घर के आसपास देखा है उसके आधार पर किस यातायात के साधन में कितने पहिए हैं उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। जैसे पानी का जहाज, अब यदि उसके पास अनुभव है तो वो अपनी बात कहेगा कि शायद इसमें पहिए नहीं होते, और नहीं है तो वो रुकेगा। अब शिक्षक यहाँ पर मार्गदर्शक की भूमिका में आएगा और उसको वो फैसिलिटेट करेगा, जिसे हम कहते हैं इसका फोल्डिंग। तो इसका फोल्डिंग करेगा, उसकी मदद करेगा, तो उसकी शिक्षक की मदद से बच्चा इसको पूरा कर पाएगा। उनके चित्र दिखाएगा यथासंभव और फिर कहेगा देखो ये पानी का जहाज है, ये इसका चित्र है, बताओ इसमें कहाँ पहिए हैं, उससे रिलेट करेगा। और यहाँ पर उन्हीं जो यहाँ पर चित्र में भोपू दिया गया है, बस दिया गया है, सीटी दिया गया है, अब उनकी कैसी ध्वनियां निकलती हैं इसको लेकर के बातचीत की गई है। और फिर जो सवारी आपको सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ, फिर बच्चों को चित्र बनाने का अवसर दिया गया है। और ये शुरुआती दौर में ही है, अगर आप इसको जोड़ पा रहे हो तो आप समझ पाएंगे कि ये लेखन की तैयारी का ही है काम। यहाँ देखिए एक और रुचिकर बच्चों के लिए विषय। नॉर्मली बच्चे घर में बहुत सी चीजों को खाना पसंद करते हैं, बहुत सी चीजें नहीं पसंद करते हैं, बहुत सी चीजों को अच्छी लगती है, तो वो अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी रुचि को वो व्यक्त कर सकते हैं। उनके लिए अवसर है, शिक्षक इस पर चर्चा कर सकते हैं, इनकी पौष्टिकता पे बाद में बात कर सकते हैं। क्यों नहीं खाते बैगन, क्यों नहीं तुम्हें पसंद है बैगन, अरे आलू क्यों नहीं खाते, आलू में तो ये चीज है, आम क्यों नहीं खाते, आम तो बहुत अच्छा फल है, इससे हमको ये मिलता है। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं और उनके पसंद नापसंद को यहाँ पर आप सरल तरीके से भरवा भी सकते हैं, क्या भाता है क्या नहीं भाता है, इस तरह की चीजों को लेकर के बातचीत की गई है। यहाँ पर देखिए पिछले पन्नों में रंगों को ढूंढो, पिछला जो कार्य किया हमने, पिछला जो पन्ना पर हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर फिर यहाँ पर उनको रंगों को ढूंढने की बातचीत की जा रही है और उनको मिलाने की बातचीत की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए पूरा करने की बात है।
और हर डिब्बे पर उसके रंग वाली किसी चीज का नाम लिखो। तो यहाँ नाम लिखने की बात, यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है। तो ये आगे के पाठों में है, जब ये स्तर धीरे धीरे विकसित हो जाएगा कि बच्चे लिखने के लिए तैयार हैं और वो थोड़ा मोड़ा लिख पा रहे हैं, तब ये बात होगा। मैनपुरी से एक बात ये आई है आपके बीच से कि यदि बच्चा लिखित रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, हाँ आप सही कह रहे हैं, अगर बाकी बच्चे दे पा रहे हैं और कोई बच्चा विशेष है या कुछ एक दो बच्चे हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षक को सहयोग करने का मतलब वो लिखना नहीं है, अब उसको लिखने के लिए तैयार करना है। तो शुरुआती दौर में अगर स्थिति यह है कि वो लाइनें खींच पा रहा है तो उसकी मदद से वर्ण लिखे, वर्णों की आकृतियां बनाए। अगर वो बना पा रहा है तो फिर वर्णों को जोड़ करके, अक्षरों को जोड़ करके शब्दों के रूप में लिखे। शिक्षक मदद करेगा। और उसके लिए देखिए यहाँ पर जो गतिविधियां हम अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, वो आप उसको शामिल करें, ये बच्चे स्वयं करेंगे। आप इसके फोल्डिंग का मतलब कि आप उनको बताएं कि देखिए पहले आप लाइन इधर से खींचिए, फिर आप खड़ी पाई खींचिए, फिर आप इधर घुंडी घुमाइए, फिर आप सिरोरेखा भरिए, फिर आप ऐसे करिए। ऐसा करते हुए आप उनको मदद कीजिए, करने के लिए उनको बार बार अभ्यास कराइए जिससे कि वो ऐसा कर पाए। एक सीतापुर से और बात आई है कि क्या टीचर को लिखित में ही पाठ योजना बनानी चाहिए या उस पाठ की रूपरेखा दिमाग में रखते हुए भी काम करना चाहिए? यह एक व्यवहारिक प्रश्न है और ज्यादातर स्थितियों में चूंकि हम अपने बीएड के दौरान और बीटीसी के दौरान कर चुके होते हैं, बहुत सी पाठ योजनाएं बना चुके होते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास मास्टरी है और अब मैं अपने मस्तिष्क में इन बातों को रख सकता हूं और कार्य कर सकता हूं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने कई ऐसी कक्षाओं का संचालन किया है जब मैं पाठ योजना के साथ नहीं था। सीधे मैं क्लास में घुसा और बच्चों से कहा कि कल कहाँ तक बात हुई और उसके आगे की बात की जाए, और मैंने महसूस किया स्वयं, ये मेरा अनुभव है, कि मैं असफल रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं इस तैयारी से होता, इस टीएलएम को लेके आया होता तो शायद मैं बेहतर अपनी बात को कह पाता। तो कहीं ना कहीं लिखित रूप में यदि हम उसको नोट कर लेते हैं, उसको हम तैयार कर लेते हैं, तो हमारा जो प्रस्तुतिकरण होता है कक्ष में, या जो हमको 40 मिनट का एक अमूल्य समय मिला है, आप ये मान लें कि वो 40 या 45 मिनट का समय उस बच्चे के लिए, उसके जीवन में वो एक बार जब आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। वो अगला दिन आएगा या उसके अगले महीने आएंगे या अगला साल आएगा। जैसे कोविड में ये पूरा साल जिन बच्चों का निकल गया, क्या आप समझते हैं उनके जीवन में दोबारा आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो जो कुछ छूट गई वो छूट गई। अब ये रिक्तता पूरे जीवन उन बच्चों के साथ बनी रहेगी। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम पाठ योजना नहीं बनाते हैं, सिर्फ मौखिक रूप से जाते हैं और वहां जाके लगता है कि नहीं ये चीज छूट गई, ये चीज हम नहीं जोड़ पाए, तो फिर वो पूरे जीवन के लिए वो रिक्तता हो गई। आप इसको इस दृष्टिकोण से देखें। और वर्तमान में तो पाठ योजना बनाने के लिए जो तरीके सुझाए जा रहे हैं, उसमें शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वो मुख्य मुख्य बातों को ही लिखें, लेकिन एक योजना तो हो कार्य करने के लिए, जिससे कि हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से और सहज तरीके से कर पाए। ठीक, अब आप कुछ और देखें अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर काटने को लेकर के बच्चों के अनुभव पर बातचीत की गई है कि मैं चाकू हूं और मैं सब्जी काट सकता हूं। कुछ इस तरीके की आप गतिविधि बच्चों के साथ कराएं, उनसे वो उनको पूरा करने को कहें। और फिर देखिए कि किससे क्या काटोगे। अब देखिए यहाँ पर भी रिलेट किया गया अनुभव को आधार पर, और ये अपेक्षा की गई है। ठीक है, यहाँ पर पहले खाली स्थान भरने की बातचीत की गई है और उसके बाद किससे क्या काटोगे इस पर बातचीत की गई है। तो कैंची से बाईं तरफ और दाईं तरफ 2 कॉलम दिए गए हैं। कैंची से क्या कट सकता है, निश्चित रूप से जो बच्चों का अनुभव होगा उस हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया को देंगे। यहां क्या हो रहा है, गुलाब लगाओ, सेकना, बेलना, तलना, इसको लेकर के काम। तो जैसा जो काम हो रहा है राइट साइड में, जो एक गृहिणी का जो चित्र बना हुआ है, जो कुछ वो कर रही है, वो कौन सी क्रिया हो रही है, उसको लेकर के बच्चे उस पर गोला लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किन से काटोगे, ये प्रश्न है बच्चों से, तो उस पर बच्चे प्रतिक्रिया देंगे। बहुत ही रोचक है ये हमारा जो रिमझिम पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ये बच्चों को लगातार पाठों से भी जोड़े रहेंगे, विषय वस्तु से भी जोड़े रहेंगे और रोचकता भी बनी रहेगी। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। अब एक रसोई घर का चित्र दिया गया, उसके आधार पर उनसे बातचीत की जा रही है कि अब बच्चे बताएंगे जो कुछ है, वहां पर भी वहां निशान लगाने की बातचीत की जा रही है। शिक्षक इन वाक्यों को पढ़ सकता है और बच्चों से कहे कि इसके अनुसार आप वहां पर निशान लगाएं। ठीक है, पगड़ी पाठ को लेकर के यहाँ पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं, ये भी बहुत रोचक है। पूरे पाठ्य पुस्तक में सारे पाठों के साथ जो गतिविधियां हैं उनको शामिल किया गया है। बिंदुओं को जोड़ करके यहाँ चित्र बनाने की बात है। अब इस कार्य को जब आप कहेंगे और बच्चे बिंदुओं को मिलाएंगे और फिर लास्ट में वो देखेंगे कि एक आकृति आई, फिर उस आकृति के बारे में बातचीत करेंगे, तो यहाँ पर जो बच्चों की मानसिकता है, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, वो छोटे छोटे कार्यों को करके सफल होते हैं।
और एक समय में जब एक कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास आ जाता है कि ऐसा मैं कर सकता हूं। अब इन चीजों का आप उपयोग करें शिक्षकों बच्चों के साथ में, और फिर उन जानवरों की पहचान करा लें जो बना इस लाइनों को मिलाने के बाद, फिर उनके बारे में चर्चा कर लें, तो आपको विस्तार भी मिलेगा अपने विषय वस्तु को लेकर के, और बच्चों के लिए रोचक भी होगा। आगे बढ़ते हैं और भी देखें, ये कुछ गतिविधियां यहां दी गई हैं। निश्चित रूप से आपने पाठ्य पुस्तकों को देखा होगा और देख भी रहे होंगे, उसके आधार पर आप सारे पाठों में शामिल जो अभ्यास कार्य हैं उनको देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही रोचक है जब आप इनको बच्चों के साथ साझा करेंगे। ये जो पाठों की गतिविधियां, जो अभ्यास प्रश्न है, वो आपके सामने मैं एक एक करके प्रदर्शित कर रहा हूं। यहाँ देखिए, पगड़ियों को लेकर बातचीत की गई, पगड़ियों के प्रकारों पर बातचीत की गई है। आप बच्चों से कक्ष में उनको खुद आप स्वयं पगड़ियां बांध सकते हैं, उनको बांधने का अवसर दे सकते हैं। ये उनके लिए खेल होगा। यहाँ पर कम ज्यादा की बात की जा रही है, ऊपर नीचे की बात है कि कौन सा भारी है, तो जब सीसॉ झूले पर होगा तो कौन भारी होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा या कौन नीचे की तरफ जाएगा। हाथी को लेकर के बात है, बहुत अच्छी एक कविता है हाथी चल्लम चल्लम, इसको लेकर के आप बातचीत कर सकते हैं, उनके उससे जोड़ करके यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों को दिया गया है। ठीक है, और ये जो अंतिम पाठ की जो अंतिम कहानी है, 7 पूंछ का चूहा, उसको लेकर के बातचीत की गई है और बच्चों से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर चूहा को संदर्भित भी किया गया है। और यहाँ देखिए, एक कोलाज की एक्टिविटी दी गई है, रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके और चूहे के चित्र में चिपकाओ। ये कोलाज की एक्टिविटी है, जब बच्चे इस आकृति में रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके और फिर चिपका करके चूहे का एक आकार देंगे। तो यह भी शामिल किया गया है अभ्यास प्रश्नों में। और आज के सत्र को लेकर के आप सभी के लिए जो भी जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, हम कुल 3 कार्य को करेंगे। पहला जो कार्य है कि जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि किसी एक पाठ के अभ्यास प्रश्न को बच्चों की मदद से पूरा करें। जो अभी अभ्यास प्रश्न हम लोग देख रहे थे और चर्चा कर रहे थे, इसी के आधार पर आप किसी एक पाठ के अभ्यास प्रश्न को ले लीजिएगा और बच्चों के साथ उसको बैठ करके उसको पूरा कीजिए। देखिए आप कैसे उनको निर्देशित कर रहे हैं, कैसे आप उनको निर्देश दे रहे हैं, कैसे उन कार्यों को पूरा कर रहे हैं, यह अनुभव आप करिएगा। अब कोविड में जैसे पूर्व में भी हम लोग चर्चा किया, विद्यालय तो बंद है, बच्चे तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आप अपने घर में या आसपास जो बच्चे मिले उनके साथ इस कार्य को करिएगा। यह आपके लिए एक अभ्यास होगा जो आगे आपको प्रशिक्षण में भी कार्य करेगा, मदद करेगा और कक्षा शिक्षण में भी मदद करेगा। एक और कार्य कीजिएगा कि कक्षा 1 के स्तर से लेखन कौशल विकास हेतु एक अभ्यास पत्रक वर्कशीट एक तैयार कीजिएगा, जो जिसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास हो सके। हम लोगों ने इसमें जो अभी अभ्यास देखा, प्रश्न अभ्यास पाठों से संबंधित, वहाँ पे कई जगह लेखन कौशल विकसित करने के लिए अभ्यास दिए गए हैं। उसी आधार पर आप भी एक अपना स्वतः बनाइएगा और इसको डाइट के साथ साझा कीजिएगा। और एक शब्द पहचान से संबंधित अभ्यास पत्रक आप तैयार कीजिएगा, एक वर्कशीट आप तैयार कीजिएगा जिसमें बच्चों को शब्द पहचान का अवसर मिल रहा हो। ठीक, कुछ एक प्रश्न और आए हैं, उनको मैं लेता हूं क्योंकि समय भी होने जा रहा है। स्थानीय भाषा में शिक्षण कार्य थोड़ा अटपटा नहीं होगा क्या, यह अमेठी से पूछा जा रहा है। यहां पर अटपटा जैसी कोई बात नहीं है। यहां हमको जो समृद्ध भंडार हमारे पास उपस्थित है उसको लेकर शिक्षण कार्य करना है। आप सीधे, यदि मैं आपके साथ ही सीधे हिब्रू में बातचीत करने लगूं और आपसे अपेक्षा करूं कि बस आप अगले 10 दिन में हिब्रू सीख लीजिए और ये पूरी किताबें आप हिब्रू में पढ़ने लगिए क्योंकि यही मानक है और यही हमारी कक्षा में चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2-4-10 दिन में आप इस बात को सीख पाइएगा। तो यहाँ अटपटा लगने जैसी बात नहीं है। यह अपेक्षा है कि वो जो समृद्ध भंडार उनके पास है उसका प्रयोग करते हुए मानक भाषा की तरफ चला जाए। इसलिए बार बार बात की जा रही है, आप बच्चे को एहसास तो कराइए कि जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा की मदद से आपका दैनिक कार्य संपन्न हो रहा है, सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उसी भाषा की मदद से शुरुआती दौर में विद्यालयों के सारे कार्य संपादित होंगे। हम उसी भाषा में बातचीत करेंगे, हम उसी भाषा में कहानियों को साझा करेंगे, हम उसी भाषा में सारे अपने कार्य करेंगे और धीरे धीरे हम आपको फिर मानक भाषा की ओर ले चलेंगे। एक और प्रश्न आया बुलंदशहर से कि क्या 90 दिनों के अभ्यास में केवल मौखिक कार्य कराए जाएंगे। आप देखेंगे, वो मैंने साझा भी किया था,
अब वो फिर आपके साथ वो हार्ड कॉपी में भी साझा किया जाएगा। वो 90 दिनों में मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास है, फिर धीरे धीरे हम वर्णों की पहचान पर काम करेंगे, फिर हम शब्दों की पहचान पर काम करेंगे, साथ में हम चित्रों पर बातचीत करेंगे, और अंत में जाते जाते हम बच्चों के साथ लेखन का जो शुरुआत है उस पर हम उनकी जो फंडामेंटल जो एक्सरसाइज है वो कराएंगे, और फिर उनको हम वर्ण लेखन, शब्द लेखन और सरल वाक्य लेखन तक ले जाएंगे। तो 9 महीने का जो ये एक हमारे पास जो कार्य योजना होगी जो आपके साथ साझा की जाएगी, उसमें क्रमशः धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, हम एक दिन में नहीं बढ़ेंगे। और एक बीच और आपकी बात मैनपुरी से आई है, शब्द और चित्र से संबंध कैसे स्थापित किया जाए। शब्द और चित्र से संबंध स्थापित करने के लिए ये समझ जो बच्चों के पास अनुभव होता है उसके आधार पर ही होता है। और हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया था लोगोग्राफिक रीडिंग। लोगोग्राफिक रीडिंग का मतलब जब बच्चे शब्दों को आकृति के आधार पर देखते हैं, आप एक चूहा बना दीजिए, उसके बगल में चूहा लिख दीजिए, और आप चूहा दिखाइए, और जो चूहा लिखा उस पर आप उंगली रखिए, पॉइंटर रखिए और कहिए चूहा चूहा चूहा। 10 बार ऐसा करिए, और 11वीं बार उस चित्र को हटा दीजिए, केवल उस शब्द को दिखाइए, बच्चा उसको देख के कहेगा चूहा। तो ये जो उसने कार्य किया, उस शब्द को देखते ही बोल दिया जबकि चित्र हट गया, क्योंकि उसने लोगोग्राफिक रीडिंग की। ठीक, तो ये तरीका आप उसको अपना सकते हैं। एक प्री प्राइमरी से बच्चे पढ़कर नहीं आ रहे, तो अप्रैल आप लिख रहे हैं से उन बच्चों का शिक्षण कैसे होगा, बुलंदशहर से पूछा गया। हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि प्री प्राइमरी से बच्चे पढ़कर नहीं आ रहे। यही तो हमारे लिए हमको देखना है, हम शिक्षकों को यही तो देखना है कि प्री प्राइमरी से बच्चे पढ़ के नहीं आ रहे हैं। वो आंगनबाड़ी से भी हो सकते हैं, आंगनबाड़ी से नहीं भी हो सकते हैं, कई स्थितियां उनके साथ हो सकती हैं। तो शुरुआती दौर में हम शिक्षण में केवल मौखिक भाषा को लेकर के कार्य कर रहे हैं। हम डे 1 से लिखने का कार्य उनको नहीं दे रहे हैं, हम डे 1 से ही उन पर वर्ण पहचान का कार्य नहीं करने जा रहे हैं। हम जो क्षमताएं, जो स्थितियां उनकी हैं उनको ही सम्मानित करते हुए, उनको ही प्रयोग करते हुए हम उनके साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं शुरुआती दिनों में। आप ऐसा देखेंगे कार्य योजना पूरी जो आपके साथ साझा होगी। कोरी स्लेट होकर आते हैं, क्या करें बच्चे? कोरी स्लेट होकर ये उन्नाव से आया है। सर, मैडम, जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है, शायद हमको अपने विचार में संशोधन करने की आवश्यकता है। या पहले कहा जाता था कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं। बच्चे कोरी स्लेट कभी नहीं होते। उनके पास लगभग 1500 शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। घर में काम करने का, माता पिता से बातचीत करने का, अपने दैनिक क्रियाओं को करने का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। इवन 6 माह का बच्चा जब माँ की गोद में होता है तब भी उसको भूख लगती है, या जन्मजात बच्चा तब भी वो इतना तो अनुभव रखता है कि उसे भूख लगे तो वो रोए। तो यह कहना कि वो कोरा स्लेट है, जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, तो शायद यह धारणा, इससे हमको बाहर निकलना होगा। गृह कार्य में क्या खेल गतिविधि? हाँ, अगर आपको लगता है कि गृह कार्य में कोई ऐसी खेल गतिविधि, बच्चों से कोई खेल कराया जा सकता है, लेकिन आपको देखना कोई कौन सा हम खेल गतिविधि कराएं जो बच्चा घर पे अकेले कर पाए, या अपनी भाई बहन के साथ कर पाए, या अपने दोस्तों के साथ कर पाए। तो यदि ऐसा कोई आप दे पाते हैं तो बेहतर आप दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। अभ्यास पत्रक के बारे में बरेली से पूछा गया है। अभ्यास पत्रक का मतलब होता है वर्किंग शीट, जिसको हम कहते हैं। तो वर्किंग शीट का मतलब जैसे A4 साइज पेपर हमने ले लिया और उस पर कुछ चीजों को लिख दिया, उसमें रिक्त स्थान भरने को दे दिया, या कोई चित्र बना दिया उसमें रंग भरने को दे दिया, या कोई चित्र राइट साइड में दे दिया, लेफ्ट साइड में शब्द लिख दिया। उनके आधार पर बच्चों से कहा आप इनको मिलाएं चित्र के आधार पर शब्दों को। इस तरीके की जो कुछ चीजें हम बच्चों को देते हैं जिस पर बच्चे स्वयं काम करते हैं, तो उनको हम अभ्यास पत्रक कहते हैं। ये A4 साइज शीट पर आप दे सकते हैं, या किसी उनकी नोटबुक पर आप दे सकते हैं। तो ये बेहतर होता है और सरल होता है कि हम A4 शीट पर कोई चीज खुद घर में बैठ करके फैब्रिकेट कर लें, विद्यालय में फैब्रिकेट कर लें, और फिर उसका फोटो स्टेट करा के 20, 25, 30 बच्चे जितने उनको हम वितरित कर दें, उनसे फिर वो कार्य कर लें। तो आप सबके बीच से मैंने प्रयास किया कि जो भी प्रश्न आए मैं उनको आप तक उसका जवाब दे पाया। संभवतः आप हमारी द्वारा जो बातें कही गई आप उसे संतुष्ट होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।